गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। हमारा आज का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आपने देखा स्टीरियो केमिस्ट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाती है, जबकि SN1 रिएक्शन रेसमाइजेशन होती है, यानी रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो इन चीज़ों को, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या होती है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स और जो टर्म्स उसमें यूज़ की जाती हैं उनके बारे में पता करने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल लाइट होती है वो सभी प्लेन्स में लाइट डिस्पर्स होती है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लाइट जो है सभी प्लेन्स में स्प्रेड हो रही है। इस लाइट को जब निकोल प्रिज्म या पोलराइजर के थ्रू पास किया जाता है तो सिर्फ एक प्लेन में लाइट जाएगी और तब इस लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाएगा। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो हम नॉर्मल लाइट, बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और वो सभी डायरेक्शंस की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट फॉर वन, तब जो लाइट है उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। ये जो निकल प्रिज्म है इसको पोलराइजर कहा जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर या कैम्फर, दे हैव द प्रॉपर्टी, वो जब इनको प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में रखा जाता है तो वो लाइट को बेंड कर देते हैं, और इस तरह से ऐसी सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देती हैं थ्रू एन एंगल, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाती हैं उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट हो जाती है, इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर में प्लेन नॉर्मल लाइट को पहले निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करके प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो निकोल प्रिज्म जो इसको कन्वर्ट कर रहा है उसको हम पोलराइजर कहते हैं। और फिर इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक सैंपल ट्यूब में जो सैंपल है उसके थ्रू पास करते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट जो है वो एक एंगल से रोटेट हो जाती है, और ये एनालाइजर जो है उस एंगल का पता लगाता है कितने एंगल से और किस डायरेक्शन में रोटेट हुई है लाइट, और आई को जो है वो एंगल ऑब्जर्व करने में हेल्प मिलती है। तो ये पूरी इंस्ट्रूमेंट इन ऑल, जिसमें 2 निकोल प्रिज्म, एक सैंपल ट्यूब और एक लाइट है, इस इंस्ट्रूमेंट को पोलैरीमीटर कहा जाता है। सभी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं प्लेन पोलराइज लाइट को सेम डायरेक्शन में नहीं बेंड करते हैं, कुछ राइट की तरफ बेंड करते हैं और कुछ लेफ्ट की तरफ। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ बेंड करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट की तरफ बेंड करते हैं उनको लीवो रोटेटरी कहते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम पोलैरीमीटर से मेजर करते हैं। पोलैरीमीटर में लाइट सोर्स होगा, 2 निकोल प्रिज्म होंगे और सैंपल ट्यूब होगी जिसके अंदर सब्सटेंस को रखा जाएगा। जो निकोल प्रिज्म जो है वो अवे फ्रॉम द सैंपल ट्यूब प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करा है उसको हम पोलराइजर कहते हैं। जो आई के पास है उसको हम एनालाइजर कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको सैंपल ट्यूब में रखा जाता है। जिस टाइम इसको मेजर करना है पहले एम्प्टी होगा सैंपल ट्यूब, उस टाइम पे हम मैक्सिमम उस डायरेक्शन में ये निकोल प्रिज्म को किया जाता है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम लाइट आई को एंटर कर रही है। उसके बाद अगर हम किसी और एंगल में लाइट इसको बेंड करेंगे तो जो है लाइट डिम हो जाएगी। तो हमने फाइनली उसको उस एंगल में लेके आना है जिसमें लाइट मैक्सिमम आ रही है। जब हम सैंपल में एक्वस सॉल्यूशन डाल देते हैं जिस सब्सटेंस की एक्टिविटी को चेक करना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, तब लाइट डिम हो जाती है और दोबारा इसको एनालाइजर के लेंस को रोटेट करने पर जिस एंगल पे वो फिर से मैक्सिमम आती है उस
एंगल तक जो भी रोटेशन एंगल बना है वही एंगल प्लेन पोलराइज लाइट का बेंड होने का होता है। और इस तरह से अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी हुई है कि नहीं और कितनी हुई है ये चेक हो जाता है। अगर आपकी सब्सटेंस ने प्लेन पोलराइज लाइट को इफेक्ट नहीं किया है तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे, अगर किया है तो एक्टिव, अगर राइट को बेंड किया है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको डी या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसने लेफ्ट को बेंड किया है प्लेन पोलराइज लाइट को तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं और इसको एल या माइनस साइन से डिजिग्नेट करते हैं। लैक्टिक एसिड जो कि मसल टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और इसको हम प्लस या डी लैक्टिक एसिड लिखते हैं। 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल ये लीवो रोटेटरी है, इसको हम एल या माइनस 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल लिखते हैं। जो ये प्लस और माइनस आइसोमर्स हैं इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जितनी डिग्री से ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस उस डिग्री को स्पेसिफिक रोटेशन कहा जा सकता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करने के लिए 1 ग्राम सैंपल 1 ml सोल्यूशन में विद अ पाथ length of 1 decimeter length using D light जब हम सब्सटेंस को डालेंगे सैंपल ट्यूब में तो जितना एंगल आएगा जितनी डिग्रीज रोटेट होगा दैट विल गिव द स्पेसिफिक रोटेशन। सो number of degrees of rotation observed by 1 gram of sample in 1 ml of solution in a tube with path length 1 decimeter length using a D light that is of wavelength 589.3 nanometer at a specified temperature will be called specific rotation denoted as alpha। लिखने के लिए ये अल्फा को ब्रैकेट्स में कौन सी लाइट यूज़ की है डी उसको सबस्क्रिप्ट और टेम्परेचर सुपरस्क्रिप्ट और जितने एंगल से वो लेफ़्ट की तरफ रोटेट हुआ है ये एंगल आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। और इसको करते वक्त हमने 0.50 ग्राम पर ml एथेनॉल की सोल्यूशन ली थी। मॉलिकुलर एसिमेट्री और कायरलिटी डिसाइड करती है कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। तो अगर किसी सब्सटेंस की मिरर इमेज उस पर नॉन सुपर इम्पोजिबल जैसे हैंड है इसकी मिरर इमेज में थंब उसी साइड पे है जिस साइड पे हैंड है तो हैंड और मिरर इमेज को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सब्सटेंस अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करती है ये वाली सब्सटेंस को कायरल कहा जाता है। कायरल वर्ड कायर वर्ड से आया है जो कि हैंड के लिए लिया जाता है। इसी तरह कप जो है उसकी इमेज के ऊपर कप पूरी तरह सुपर इम्पोजेबल है तो ये कायरल नहीं है, ये ए कायरल है। लुई पास्चर ने 1848 में ऑब्जर्व किया था कि 2 डिफरेंट आइसोमर्स जो हैं प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में बेंड करेंगे इवन दो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। और वैंट हॉफ और सी लेबल ने पॉइंट किया था कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अगर एक कार्बन को जो 4 ग्रुप्स लगे हैं वो चारों एक दूसरे से अलग हैं ए बी सी डी डिफरेंट है तो इस तरह का कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। इसको हम बताने के लिए कि ये एसिमेट्रिक है स्टार साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिस्क साइन से। जिस मॉलिक्यूल में एक भी एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो सिमेट्री लैक करेगा और उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और जनरली देखा गया है कि जब भी एसिमेट्रिक होते हैं मॉलिक्यूल्स तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में बेंड करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है उसको हम कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं, मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे जैसे ह्यूमन हैंड इज कायरल। और जो ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल होती है उसको ए कायरल कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन इट्स मिरर इमेज उसको हम कायरलिटी कहते हैं।
ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ये कार्बन एटम को जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। एग्जांपल ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन 2-ओल, 2-ब्रोमोपेंटेन, 3-मिथाइल हेक्सेन, 2,3-डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनल, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड जिसको लैक्टिक एसिड भी कहा जाता है, 2,3-डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड and 2-bromopropanoic acid and 2-bromo-1-chlorobutane. All these are chiral molecules. They contain one stereogenic center. ये ज़रूरी नहीं है कि एक एसिमेट्रिक कार्बन है तब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मॉलिक्यूल के अंदर डिससिमेट्री भी होनी चाहिए। तो अगर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन, जो मॉलिक्यूल के थ्रू पास करके उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड करता है उसको हम सिग्मा प्लेन कहते हैं। हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब उसमें ऐसा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इस केस में फिर उस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहा जाएगा या इसको डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। कायरल मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और उनको सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और उसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो हैं उनको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये ब्यूटेन 2-ओल के जो 2 इनैंशियोमर पेयर हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, एक लीवो होगा। तो इसमें ब्यूटेन 2-ओल जो है इसमें C2H5 राइट साइड पे है, जबकि इसके इनैंशियोमेरिक फॉर्म में C2H5 लेफ्ट साइड में है। इसी तरह 2-क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड के 2 आइसोमर्स, 3-मिथाइल हेक्सेन के 2 आइसोमर्स, ये सब इनैंशियोमेरिक पेयर्स हैं। अगर 2 आइसोमर्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सेम फॉर्मूला है, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तब उनको डायास्टीरोमर्स कहते हैं। एक इक्विमोलर मिक्सचर जो है इनैंशियोमर्स का, जिसमें इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और रोटेटरी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, उस मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। इसको हम DL या +- फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि D पोर्शन जितना प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ बेंड करता है, L उसको वापस लेफ्ट की तरफ बेंड करके सेम पोजीशन पे ले आता है। ये जो प्रोसेस है किसी D या L फॉर्म को DL फॉर्म में चेंज करने का, रेसमिक फॉर्म में चेंज करने का, इसको हम रेसमाइजेशन कहते हैं। रेजोल्यूशन इज द process of separation of racemic mixture into its different forms. जैसे रेसमिक मिक्सचर है उसको D फॉर्म को अलग कर दिया, L को अलग कर दिया, तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन कहा जाएगा। और किसी रिएक्शन के दौरान जो D फॉर्म का रिएक्टेंट है उसको इस तरह से चेंज किया है कि जो नया ग्रुप अटैच हुआ है वो पहले की जगह ही आया, जिससे कि ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। तो इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। If a relative spatial arrangement of bonds at an asymmetric center in the chiral molecule remains the same before and after the reaction is said to be with retention of configuration. Reaction से पहले भी X इसी साइड पे था, रिएक्शन के बाद भी जो नया ग्रुप Y X की जगह आया इसी साइड पे है, तो रिटेंशन है। अगर वो चेंज हो गया है, जैसे यहाँ इस मॉलिक्यूल में जो है X लेफ्ट साइड पे था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन X की जगह जो Y आया है वो राइट साइड पे आ गया, तो इस तरह के प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर सेम पोजीशन पे रहा X लेफ्ट Y लेफ्ट तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर प्रोसेस के दौरान X भी बन रहा है और Y भी, मतलब C भी बन रहा है, B भी, A जो है इन्वर्जन कर रहा है तो C बना रहा है, रिटेंशन कर रहा है तो B बना रहा है। और अगर थर्ड रूट में अगर B भी बन रहा है और C भी बन रहा है तो रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहेंगे। सो जस्ट टू रिपीट, एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 रूट से अपना प्रोडक्ट बना सकता है, बाय इन्वर्जन, बाय रिटेंशन और बाय रेसमाइजेशन।
रेसमाइजेशन। अब वापस एल्काइल हेलाइड्स के रिएक्शंस की बात करें तो SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। जिस साइड पे Br होता है OH उसके ऑपोजिट साइड से अप्रोच करता है और अटैच होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। जबकि SN1 मैकेनिज्म में क्योंकि 2 स्टेप्स में होता है, पहले Br लीव कर जाता है और फिर जो पॉजिटिव साइन है उस पे OH बैक साइड या फ्रंट साइड दोनों से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से D और L दोनों फॉर्म्स बनते हैं और रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।